अब अपन देखते हैं सीरीज आरसी सर्किट। ठीक है, आरसी सर्किट देखते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होगा अपना कि अपने को क्या करना है, सर्किट डायग्राम बनाना है। तो पहले इसका सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, चलो बनाते हैं। बना लिया। ठीक है, ये हो गया आर, ये हो गया आर, ये हो गया सी, ये हो गया अपना वी। ठीक है, अब वही इसके अंदर करंट आई फ्लो कर रहा है, इसके अंदर करंट आई फ्लो कर रहा है। फिर वही इसके अक्रॉस वोल्टेज हो गया वी आर, इसके अक्रॉस वोल्टेज हो गया वी सी, और पूरे के अक्रॉस वोल्टेज कितना है वी। ठीक है, सर्किट डायग्राम बन गया। अब इनका पहले क्या करते हैं अपन, नोटेशन निकाल लेते हैं। पहले इनके नेम्स लिख लेते हैं। ठीक है, लेट सबसे पहले V क्या है अपना, अप्लाइड वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज जिसे अपन वोल्ट्स में मेजर करते हैं। I क्या है अपना, करंट इन सर्किट, जिसे मैं एम्पियर में मेजर करती हूं, है ना। वी आर क्या है अपना, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर, जिसे अपन वोल्ट में मेजर करते हैं, है ना। और वीसी क्या है अपना, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस, जिसको अपन V से मेजर करते हैं। ठीक है, R अपना क्या है, रेजिस्टेंस, जिसकी यूनिट क्या होती है, ओम। और C अपना क्या है, कैपेसिटर या कैपेसिटेंस, जो भी बोलो, जिसकी यूनिट क्या होती है, फैरेड। ठीक है, अगेन वन थिंग दैट वी हैव टू kept in mind is कि अप्लाइड वोल्टेज, करंट, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, इन ये कौन सी वैल्यूज है, आरएमएस। ये है अपनी आरएमएस वैल्यूज। ठीक है, फर्स्ट पार्ट तो कंप्लीट हो गया अपना, सर्किट बना लिया, नोटेशंस दे दी। अब क्या करेंगे अपन, इनका बेसिक फेजर डायग्राम याद करते हैं। इनका बेसिक फेजर डायग्राम याद करते हैं। प्योर रेजिस्टिव के केस में वोल्टेज और करंट के बीच में कोई फेज डिफरेंस होता था नहीं, तो ये कैसे सेम फेज में लाई करेंगे। ये अपना हो गया वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर और ये अपना करंट आई। ठीक है, कैपेसिटेंस में याद करें, कैपेसिटेंस कौन लीड करता है, करंट। करंट लीड करेगा वोल्टेज से, तो बना लेते हैं अपन। ये बना लिया अपन ने वोल्टेज VC, क्योंकि करंट लीड कर रहा है, ये करंट लीड कर गया I बाय 90 डिग्री। ठीक है, चलो ये तो इनका बेसिक फेजर बन गया। अब अपन क्या करेंगे, सीरीज आरसी का फेजर डायग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करें, रेफरेंस लाइन ड्रॉ करते हैं ना। ये बनाई रेफरेंस लाइन, ये आ गई मेरी रेफरेंस लाइन। जितना अच्छा लिखोगे उतना ही अच्छा याद रहता है। ठीक है, इसलिए मैं एक एक बात लिखती हूँ। सबसे पहले रेफरेंस लाइन है, करंट। अब इस बार करंट तो बनेगा नहीं रेफरेंस में, क्यों, क्योंकि करंट सेम लाइन में नहीं है,
ना इसमें है ना इसमें है। इसमें तो भाई रेफरेंस लाइन के साथ में, इसमें तो रेफरेंस लाइन के साथ कुछ एंगल बनाएगा। तो इस बार क्या है, वोल्टेज रेफरेंस लाइन के साथ है, तो अपन वोल्टेज बना लेते हैं। बना ले वोल्टेज, ठीक है, या करंट ही बनाए? एक काम करते हैं, अपन करंट ही बना लेते हैं, ठीक है। तो ये मैंने करंट ही बना ली। क्यों? क्योंकि अपने को वोल्टेज ट्रायंगल बनाना रहता है ना, इसीलिए अपन करंट को ही रेफरेंस लाइन पे ले लेते हैं। तो ये मेरी हो गई करंट, करंट आई, ठीक। करंट आई बन गया। हाँ, रेजिस्टेंस वाला वोल्टेज करंट के साथ फेज में ही रहेगा, तो ये मैंने बना दिया, ये मेरा हो गया वी आर। अब ये वाला वोल्टेज क्या लैग कर रहा है, लैग करेगा मतलब रेफरेंस लाइन में नीचे की तरफ आएगा, एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एंगल बनाएंगे और नीचे की तरफ आएगा, नीचे की तरफ आएगा, है ना, नीचे की तरफ आएगा फिर, ठीक है। तो अपन VC कैसे बनाएंगे, 90 डिग्री लैगिंग, तो बना लेते हैं 90 डिग्री लैगिंग। ये मेरा बन गया VC, ठीक है, बन गया VC अपना, ओके। अब देखो ये VR है, ये VC है, तो क्या मेरा वोल्टेज ट्रायंगल बन रहा है? बना लेते हैं। ये मेरा आ गया रिजल्टेंट, ये V हो गया, इसको थोड़ा और आगे खिसका लेते हैं भाई, ये लो, ये एंगल कितनी बन गई, थीटा। ये अपनी कितनी हो गई एंगल, 90 डिग्री, सही है, कोई दिक्कत? पहले तो ये चीज समझ में आई, क्योंकि वोल्टेज लैग कर रहा है करंट से, इसलिए नीचे बनाए, लीड कर रहा होता तो ऊपर बनाते, ठीक है। और चाहें तो आप इसको ऊपर भी बना सकते हैं विद द नेगेटिव साइन, मैंने ये चीज भी आपको बताई हुई है, -VC लगा के ऊपर बना सकते हैं, ठीक। थीटा एंगल बन गया, तो इसको मैं नाम दे देती हूं वोल्टेज ट्रायंगल। ये मेरा क्या हो गया, वोल्टेज ट्रायंगल। ये है अपना वोल्टेज ट्रायंगल, ठीक है, ये अपना वोल्टेज ट्रायंगल है। अब देखो अपन वोल्टेज ट्रायंगल को देखते हैं, ये अपना रिजल्टेंट वोल्टेज हो गया, ये अपना वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस है, ये अपना वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर है। तो ठीक है, रिजल्टेंट वोल्टेज का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, मैग्नीट्यूड निकालते हैं वापस पहले की तरह। मैग्नीट्यूड क्या होगा, V = √ऑफ VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर, ठीक है। इन केस ऑफ रेजिस्टेंस अपना VR स्क्वायर क्या होता था, IR का होल स्क्वायर, और कैपेसिटर में IXC का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करते, I स्क्वायर कॉमन लेते हैं, अंदर बचेगा R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर, I को बाहर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर, ठीक है। तो V/I होगा अपना √ऑफ R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर, ठीक है। और इस टर्म को, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, ZRC बोल लूं, जैसे वहां पे ZRL बोला था वैसे ये हो गया अपना ZRC। और ये हो गई अपनी वोल्टेज इक्वेशन, ओम्स लॉ, वोल्टेज इक्वेशन नहीं, ओम्स लॉ इक्वेशन, सॉरी ओम्स लॉ इक्वेशन, ओम्स लॉ इक्वेशन, ठीक है। क्लियर हुआ अपना, ठीक। अब देखो यहां पे लिखते हैं अपन, वेयर ZRC इज इम्पिडेंस, और यूनिट क्या होगी इसकी, ओम, क्योंकि अपनी ओम्स लॉ की इक्वेशन बन रही है ना, तो V/I की यूनिट क्या होती है, ओम, तो इसकी यूनिट भी क्या हो गई, ओम। क्लियर है यहां तक, ठीक है। वही कि अपन इस
फर्स्ट स्टेप सर्किट डायग्राम बना लिया, फिर अपन ने फेजर डायग्राम बना लिया, फिर अपन ने ये इक्वेशन निकाल ली। चलो अब एक काम करते हैं। अब देखो अपन देखें तो अपनी ओवरऑल सर्किट के अंदर करंट तो सेम है। एक काम करती हूँ, इसको करंट से डिवाइड कर देती हूँ पूरे सर्किट को। चलो करते हैं एक बार करंट से डिवाइड। एक बार वोल्टेज ट्रायंगल वापस बना लेते हैं, फिर उसको करंट से डिवाइड कर लेते हैं। ये हो गया मेरा VR, ये हो गया मेरा VC और ये मेरा हो गया रिजल्टेंट वोल्टेज। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, I से डिवाइड कर देते हैं। इसको I से डिवाइड किया, इसको I से डिवाइड किया, इसको I से डिवाइड किया। ये मेरा एंगल थीटा है, ये मेरा 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, V/R क्या होता है भाई, ये रिजल्टेंट वोल्टेज है, तो V/I क्या होगा, ZRC। तो इसको बना लेते हैं वापस से एक बार डायग्राम। VR/I क्या हो जाएगा अपना, Z भाई, या तो R होगा या फिर ZR बोल दूं। किसी बुक में ये आपको R दिखा, किसी बुक में आपको ये ZR दिखेगा। VC/I क्या हो जाएगा, XC, कैपेसिटिव रिएक्टेंस है ना, XC अपना कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है। और ये हो गया अपना ZRC, ये थीटा और ये 90 डिग्री। ठीक, ये अपना हो गया इंपिडेंस ट्रायंगल। इंपिडेंस ट्रायंगल हो गया ना कन्वर्ट ये। ठीक है, इंपिडेंस ट्रायंगल I से डिवाइड किया क्योंकि पूरे सर्किट के अंदर I सेम है। अब वही एक काम करते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा निकाल लेते हैं दोनों सर्किट्स के, मतलब दोनों ट्रायंगल्स के लिए। पहले साइन थीटा, फिर कॉस थीटा और फिर टेन थीटा। हाँ जी, यस, साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनियस। ये हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है और ये अपना बेस है। ठीक है, यही होगा। तो अपना साइन थीटा क्या होगा, VC/C, VC/ZRC। कॉस थीटा क्या होगा, VR/ZRC और अपना ये हो जाएगा VC/VR। ठीक है, ZRC नहीं, सॉरी, VC/V। अभी अपन इम्पिडेंस की बात थोड़ी कर रहे हैं, अभी तो वोल्टेज ट्रायंगल का लिख रहे थे, इसलिए V आएगा। ठीक है, अब अपन इम्पिडेंस ट्रायंगल का लिखते हैं। हाँ जी, ये हो जाएगा XC/ZRC, ये हो जाएगा R और ZR डिवाइडेड बाय ZRC और ये हो जाएगा XC/R या फिर ZR। ठीक है ना, ओम्स लॉ इक्वेशन। इसको एक और फॉर्म में लिख देती हूं यहां पे, है ना, V = I/ZRC। ये भी एक तरह की ओम्स लॉ की इक्वेशन है ना। ठीक है, अपन ने साइन थीटा, टेन थीटा, फेजर बना लिया, सब कर लिया। अब अपना लास्ट टाइम है कंक्लूड करने का। ठीक है, तो अपन क्या बोल सकते हैं, इन सीरीज RC सर्किट करंट इज लीड बाय वोल्टेज बाय सम सर्टेन एंगल, यही बोल सकते हैं अपन। क्योंकि भाई आप देखो इसको रेफरेंस लो। ठीक है, अपन मान लो इसको रेफरेंस लेते हैं तो अपना वोल्टेज क्या कर रहा है, करंट से लैग कर रहा है, तो करंट लीड कर रहा है। ठीक है, तो लिख लेते हैं, इन RC सर्किट करंट लीड वोल्टेज बाय सर्टेन एंगल। करंट लीड वोल्टेज बाय सर्टेन एंगल। ठीक है, अब वो एंगल क्या होगी अपन देख लेंगे, जिस हिसाब से अपने V और I की वैल्यू होगी उस अकॉर्डिंगली अपनी एंगल सर्टेन हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये था, दिस इज ऑल अबाउट RC सर्किट। ठीक है, सीरीज RC सर्किट। अब अपन चलते हैं C पार्ट पे,
दैट इज सीरीज RLC सर्किट। अब अपन तीनों वाला पढ़ेंगे RLC। अब अपने सर्किट के अंदर RLC तीनों लगे होंगे आउटपुट में, और इनपुट में वही अपनी साइनोसॉइडल वेव होगी। फिर अपन देखते हैं कैसे फेजर बनाएंगे, कैसे इक्वेशन लिखेंगे, और कैसे अपन इम्पीडेंस ट्रायंगल और वोल्टेज ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, दैट इज सीरीज RLC सर्किट, जिसको मैंने C नाम दे दिया। इसके अंदर तीनों हैं अपने, RB है, LB और CB है। तो अब अपने को तीनों को एज ए इंडिविजुअल अपने को पता है, दो का मिला के भी अपने को अच्छे से पता है। ठीक है, RL कैसे बिहेव करता है, RC कैसे बिहेव करता है, R अकेला, L अकेला, C अकेला, ये कैसे बिहेव करता है। लेकिन अब अपन देखते हैं ये तीनों एक साथ कैसे बिहेव करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपना क्या काम है, सर्किट डायग्राम बनाना। तो अपन वो बनाते हैं, R L और ये हो गया C। ठीक है, इनपुट लगा दें साइनोसॉइडल वेव, ये हो गई अपनी इनपुट। चलो ठीक है, ये अपना वोल्टेज V हो गया, ये R है, ये L है, ये C है। वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर इज VR, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज VL एंड वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज VC। ठीक है, और इन सबके अक्रॉस वोल्टेज है V। ठीक है, ओके, लिखिए अपन सब, चलो लिखते हैं। लेट, और इसमें करंट I फ्लो कर रही है। ठीक है, लेट V इक्वल टू applied voltage V equal to applied voltage, I equal to current in circuit, VR equal to voltage across resistor, ठीक है, VL इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, VC इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। यूनिट इसकी वोल्ट होगी, इसकी एम्पियर रहेगी, इसकी भी वोल्ट, इसकी भी वोल्ट, इसकी भी वोल्ट। ठीक है, R क्या है अपना, रेजिस्टर या रेजिस्टेंस, इसकी यूनिट रहेगी ओम। ठीक है, C और L, C अपना कैपेसिटेंस है, इसकी यूनिट रहेगी फैरेड, और इंडक्टर अपना हेनरी। ठीक है, हेनरी। ओके, हाँ जी, रिमेंबर वन थिंग कि V, I, VR, VL, VC ये पांचों कैसी वैल्यूज है, RMS वैल्यूज। ठीक है, चलो ये काम तो हो गए, तो सबसे आसान लगा अपने को। ठीक है, अब अपन इंडिविजुअली बात करते हैं। रेजिस्टेंस में वोल्टेज और करंट में कोई फेज डिफरेंस होता है? नहीं होता, दोनों सेम फेज में होते हैं। तो बना देते हैं अपन, ये I और ये VR। इंडक्टर में वोल्टेज लीड करता है, तो ये तो हो गया करंट, ये हो गया अपना VL 90 डिग्री। कैपेसिटर करंट लीड करता है, तो ये हो गया वोल्टेज, ये हो गया करंट। चलो इंडिविजुअली भी बन गए, अब इसका फेजर बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन करंट को ही रेफरेंस एक्सिस पे मानेंगे। ठीक है, करंट को ही रेफरेंस एक्सिस पे मानेंगे, तो बनाते हैं। ये रहा मेरा रेफरेंस एक्सिस,
ये मेरा रेफरेंस एक्सिस। करंट को मानने से बहुत आसान हो जाती है चीज़ें, ठीक है ना, क्योंकि वोल्टेज का ही अपन ट्रायंगल बना रहे हैं, इम्पीडेंस उस पर कर रहे हैं, इसलिए करंट को ले लेते हैं क्योंकि करंट पूरे सर्किट में सेम रहती है, ठीक है। अब देखो ये हो गया अपना करंट आई। इसी के फेज में कौन होता है इसके साथ में, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर, तो ये हो गया अपना वी आर, ठीक। हाँ जी, अब बात करते हैं इंडक्टर की। इंडक्टर में वोल्टेज क्या करता है, लीड करता है। लीड करेगा तो मतलब ऊपर की साइड में बनेगा, तो ये हो गया अपना 1 मिनट स्ट्रेट लाइन। ये हो गया अपना VL और ये हो गया अपना 90 डिग्री, ठीक है। और कैपेसिटर के केस में लैग करता है, लैग करेगा तो नीचे ये बना दिया अपन ने VL। ये बन गया अपना 90 डिग्री। ये बन गया अपना फेजर डायग्राम, जितना समझ में आया मुझे उसके अकॉर्डिंग, है ना। ये बन गया मेरा फेजर डायग्राम। हाँ जी, बन गया फेजर डायग्राम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मुझे यहाँ पे देखूँ फेजर डायग्राम बन गया। अब मैं वोल्टेज कैसे बनाऊँ, अब मुझे वोल्टेज का ट्रायंगल बनाना है भाई, है ना। अब यदि मुझे वेक्टर्स को सॉल्व करना है, ये तो एक फेजर तो अपने को वेक्टर ही होता है, तो वेक्टर सॉल्व करने के लिए मुझे 2 ही लॉज आते हैं, या तो ट्रायंगल लॉ आता है या फिर पैरेललोग्राम लॉ आता है। उनको लगाने के लिए मुझे रिजल्टेंट, भाई उनको निकालना है तो उनके लिए मैं रिजल्टेंट निकालती हूँ। मुझे इसका रिजल्टेंट निकालना है, इसका रिजल्टेंट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। मैं एक चीज़ मान लेती हूँ, 2 केस मान लेते हैं एक बार, ठीक है। एक बार तो तब जब VL बड़ा हो, एक बार तो तब जब VL बड़ा हो VC से, और एक बार तब जब VL छोटा हो VC से। इस केस में मेरे बन सकते हैं, ठीक है। चलो एक केस बना लेते हैं, 2 केस मान लेती हूं मैं। केस 1 जब मेरा VL बड़ा है VC से, और केस 2 जब मेरा VL छोटा है VC से। 2 केस बन सकते हैं, ठीक है। अब एक काम करते हैं, क्योंकि देखो आप अब VL ग्रेटर देन VC है, ठीक है। अब देखो एक बार, मैं इस वाले फेजर डायग्राम को एक इजी भी बना सकती हूँ। क्या कर सकती हूँ, इस VC को उठा के ऊपर ले जाऊं। अब जैसे मैं VC को उठा के ऊपर ले जाऊंगी, ये नेगेटिव साइन हो जाएगा। ये मैंने आपको बताया हुआ है जब फेजर रिप्रेजेंटेशन सिखाया था, तब इसको उठा के अपन ऊपर ले सकते हैं। बस ये क्या हो जाएगा, इसका नेगेटिव साइन हो जाएगा, ठीक है। अब नेगेटिव साइन हो जाएगा इसका, ठीक है, बना लेते हैं नेगेटिव साइन। लेकिन नेगेटिव साइन बनाएंगे और VL बड़ा है VC से, तो मेरा ये चीज कैसे रहेगी मेरी, ये वाला, इस वाली लाइन की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर, VL माइनस VC, है ना। अब जैसे ये VL माइनस VC हो गया, ये VR है, तो क्या मेरा रिजल्टेंट ऐसे आ जाएगा। भाई एक वेक्टर ऐसे जा रहा है, एक वेक्टर ऐसे जा रहा है, तो मेरा रिजल्टेंट आ जाएगा फिर। चलो ठीक है, फिर तो मैं ऐसे कर सकती हूँ। तो चलो पहले केस 1 बनाते हैं। केस 1 जब मेरा VL बड़ा है VC से, है ना, जब मेरा VL बड़ा है VC से, तो बनाते हैं पहले। ये हो गया मेरा VR, ठीक है, ये VR हो गया। यहां बनाते हैं VL माइनस VC। क्यों, क्योंकि मेरा VC छोटा है, VL बड़ा है ना, और ये ऊपर कहीं होगा VL, और ये हो गया मेरा VL माइनस VC, ठीक। अब रिजल्टेंट, ये आ गया मेरा रिजल्टेंट V। कोई दिक्कत, ठीक है, सही है। तो ये मेरा हो गया वोल्टेज ट्रायंगल। अब ये रिजल्टेंट आ सकता है अपना वोल्टेज, आराम से आ सकता है। तो इस रिजल्टेंट वोल्टेज का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो क्या होगा, V इक्वल टू अंडर रूट ऑफ V
वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर, यही होगा वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। ठीक है। अब इनकी वैल्यूज लिखते हैं जो इंडिविजुअल अपने को पता है। वी आर होता है आई आर, वी एल होता है आई एक्सएल और वी सी होता है आई एक्सी। आई बाहर ले लेते हैं, ये वी, ये वी, ये हो गया अपना आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, एक मिनट, आर स्क्वायर प्लस ऐसे ही लिख लेते हैं इसको एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ठीक है। आई बाहर आ जाएगा अंडर रूट से, तो आई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ठीक है। तो v अपॉन आई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। सही है। इसको लिख सकते हैं अपन ये लिख सकते हैं अपन, या और इसको क्या लिख सकते हैं, और v इक्वल टू आई जेड आर एल सी। है ना, लिख सकते हैं। ये आ गई अपनी ओम्स लॉ इक्वेशन, ओम्स लॉ इक्वेशन। सही है। जहां लिख लो वेयर जेड आर एल सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ये हो गया अपना इम्पिडेंस और इसकी यूनिट हो गई अपने ओम। सही है। अपनी यूनिट हो गई ओम और अपना अभी केस फर्स्ट चल रहा है ये। ठीक है, यहां तक समझ में आया। ये अपनी यूनिट हो गई ओम। ठीक है। अब देखो ओम्स लॉ की इक्वेशन आ गई, ये अपनी यूनिट हो गई ओम। अब अपन एक काम करते हैं, करंट पूरे सर्किट में सेम है तो इस पूरे सर्किट को आई से डिवाइड कर दे। चलो कर देते हैं आई से डिवाइड। यदि उसके अंदर आई से डिवाइड कर देंगे अपन तो क्या होगा, आई से डिवाइड कर दे। पहले मैं एक बार बना लूं, ये हो गया वी आर, वी एल माइनस वी सी और ये हो गया वी थीटा। ठीक है, पूरे सर्किट को आई से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो अब ये क्या बनेगा अपना, ये ZR हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना XL माइनस XC और ये हो जाएगा अपना ZRLC। ये हो गया अपना इम्पीडेंस ट्राइंगल, है ना। ये हो गया अपना इम्पीडेंस ट्राइंगल। ठीक है, इम्पीडेंस ट्राइंगल हो गया ये। तो अब क्या करते हैं, वापस से इसके साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा निकाल लेते हैं। वोल्टेज ट्राइंगल के अंदर, हाँ जी, ये अपना वोल्टेज ट्राइंगल ही है अभी। वोल्टेज ट्राइंगल में क्या हो जाएगा, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, दैट इज वी एल माइनस वी सी अपॉन वी। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस कितना है वी आर अपॉन वी, और टेन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो टेन थीटा हो जाएगा अपना
VL माइनस VC अपॉन VR। ठीक है, अब इम्पिडेंस ट्रायंगल की बात करते हैं, तो ये हो जाएगा XL माइनस XC अपॉन ZRLC, फिर वही ZR, इसे अपन R भी बोल सकते हैं, किसी बुक में आपको R दिखेगा, अपॉन ZRLC, और दूसरा हो जाएगा XL माइनस XC अपॉन ZR और R। ठीक है, ये तो था अपना केस 1। मैंने जहां पे क्या मान लिया था, VL बड़ा है VC से। ठीक है, क्या बड़ा है, VL बड़ा है VC से। यदि VL VC से बड़ा है तो अपना इंडक्टेंस का जो रिएक्टेंस है वो भी बड़ा होगा अपने कैपेसिटर के रिएक्टेंस से। तो अपन इस केस को इस तरह से भी कर सकते हैं कि अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि XL ग्रेटर देन XC। तभी तो मैंने यहाँ पे ये चीज लिखी है XL माइनस XC। ठीक है, XL ग्रेटर देन XC भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि भाई इसके अंदर मैं I से डिवाइड करूं, आप मानो मेरे को कि VL है और ये VC है, इसको I से डिवाइड करूं, V बाई I क्या होता है, इंपेडेंस आएगा या रिएक्टेंस आएगा, तो VL अपॉन I कितना हो जाएगा, XL, ये आ गया, तो XL इज ग्रेटर देन XC भी होगा। ठीक है, ये चीज समझ में आई। वही किया अपन ने बेसिक, पहले डायग्राम बनाया, फिर उसके बेसिक फेजर्स बनाए, फिर उसे मेन फेजर बनाया, उसके बाद उसकी ओम्स लॉ की इक्वेशन लिखी, उसके बाद फिर उसका इंपेडेंस और वोल्टेज ट्रायंगल बनाया, फिर अपन ने साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा निकाल दिया। आपको अब बताऊंगी मैं, वो टाइम आने वाला है, अपने मन में आ रहा होगा कि मैम बार बार साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा क्यों निकला रही है, ये मन में आ रहा होगा। अभी आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा कि क्यों निकला रही थी ये, बहुत यहाँ से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बाहर आएगा अभी। ठीक है, ये चीज समझ में आई। चलो अब केस 2 की तरफ चलते हैं, जहां पे अपना VL छोटा है VC से। अब केस 2 की तरफ चलते हैं। अब अपन केस 2 देखते हैं, जहां पे VL इज लेस देन VC और XL इज लेस देन XC। ठीक है, चलो अब अपन पहले अपना फेजर डायग्राम देखते हैं, ये रहा। अब यहाँ पे क्या, VL छोटा है, तो अब अपन VL को इधर ट्रांसफर कर देते हैं। तो अब अपन अपना फेजर बनाते हैं, कैसा बनेगा। पहले वही बेसिक, ये हो गया अपना VR, ये हो गया अपना VR। ठीक है, हाँ जी, ये मेरा था VC, लेकिन अब मेरा VL छोटा है VC से, तो मैं VL को नीचे लेके आऊंगी, तो क्या बनेगी टर्म मेरी VC माइनस VL, VC माइनस VL ही बनेगा। ठीक है, और ये मेरा ऑलरेडी यहाँ पे I भी है। ठीक है, मैं पहले सोची थी वोल्टेज का ही बना लूं, पर ठीक है, ये वोल्टेज, ये मेरा आ गया रिजल्टेंट वोल्टेज, तो ये मेरा क्या हो गया, वोल्टेज ट्रायंगल, वोल्टेज ट्रायंगल, ये मेरा वोल्टेज ट्रायंगल हो गया। वोल्टेज ट्रायंगल। ठीक है, ये फेजर बनाने में कोई दिक्कत, इस फेजर को बनाने में कोई दिक्कत है नहीं, इसी से बनाया है। अब मैंने क्या माना था, ये छोटा है इससे, तो अब मैंने क्या करा, ये छोटा है तो इसको ही नीचे ले आई मैं। ठीक है, तो मेरी क्या हो जाएगा नीचे, VC माइनस VL, ये बन गई इक्वेशन। अब अपन रिजल्टेंट वोल्टेज निकाल लें, तो निकालते ही रिजल्टेंट वोल्टेज क्या होगा, अंडर रूट ऑफ VR का स्क्वायर प्लस VC माइनस VL का होल स्क्वायर, यही होगा। ठीक है, तो मेरा V क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा IR का होल स्क्वायर प्लस IXC माइनस IXL का होल स्क्वायर। ठीक है, तो V क्या हो जाएगा फिर, V इक्वल टू I स्क्वायर, कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL होल स्क्वायर। ठीक है, अब I बाहर आ जाएगा अंडर रूट के, तो इक्वल टू I अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर। ठीक है, I से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस
XC माइनस XL का होल स्क्वायर। ठीक है, मैं इसको ये लिख सकती हूं ZRLC, और इसको लिख सकती हूं V इक्वल टू I ZRLC। यही क्या है मेरी ओम्स लॉ इक्वेशन, ये मेरी ओम्स लॉ इक्वेशन है। ठीक है, where ZRLC is impedance और इसकी यूनिट क्या होगी ओम, इसकी यूनिट क्या होगी ओम। ठीक है, इक्वेशन निकाल ली अब अपन ने, इक्वेशन निकाल ली अपन ने। अब अपन क्या करते हैं, अगेन जो वोल्टेज ट्राइंगल है उसके अंदर डिवाइड करते हैं आई से, है ना, आई से डिवाइड करते हैं। वो इसलिए क्योंकि पूरे सर्किट के अंदर करंट क्या है सेम, तो कर लेते हैं पूरे सर्किट के अंदर वो आई से डिवाइड। ये हो जाएगा मेरा V। ठीक है, पूरे सर्किट को I से डिवाइड कर दें, तो ये सर्किट कैसा बन जाएगा अपना, ठीक है। तो क्या ये मेरा इंपेडेंस ट्रायंगल बन गया, बन गया। ठीक है, तो अब लास्ट पार्ट क्या निकालेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। ठीक है, साइन थीटा क्या होता है, वही परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा अपना, VC माइनस VL अपॉन V। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज VC अपॉन बेस VR है, VR अपॉन V। और टेन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज VC माइनस VL अपॉन VR। अब इम्पिडेंस ट्रायंगल देखें, इम्पिडेंस ट्रायंगल क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन थीटा, तो XC माइनस XL अपॉन ZRLC। कॉस थीटा बेस दैट इज R, कहीं बुक में ZR भी है, अपॉन ZRLC। और फिर वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज टेन थीटा, तो वो हो जाएगा XC माइनस XL अपॉन ZR और R। ठीक है, ये थे हमारे दो केसेस सीरीज RLC सर्किट के अंदर। ठीक है, अब अपना वोल्टेज लीड करेगा कि वोल्टेज लैग करेगा, इट विल बी डिपेंड प्योरली ऑन XL एंड XC। ठीक है, या फिर VL और VC पे डिपेंड करेगा, इंडक्टर कैपेसिटर पे डिपेंड करेगा। यदि इंडक्टर की वैल्यू ज्यादा रहेगी तो इंडक्टर की सर्किट में चलेगी। ठीक है, इंडक्टर की सर्किट में चलेगी तो फिर वोल्टेज लीड करेगा, और यदि कैपेसिटर की सर्किट में चलेगी तो करंट लीड करेगा। ठीक है, ये चीज समझ में आई। ठीक है, ये थे अपने दो केसेस इसके अंदर। ठीक, और बेसिकली लीड करेगा लैग करेगा, फिर इनकी वैल्यूज वोल्टेज करंट की क्या आएगी, रिएक्टेंस की क्या होगी, उस सब पे डिपेंड करेगा कि अपन क्या मानते हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आई। ठीक, तो ये हो गए अपने तीन तरह के सर्किट, जब अपन इंडिविजुअली पढ़ लिया अपन ने, जब अपन ने दो दो के सीरीज में बना लिया, और एक अपन ने तीनों का सीरीज में बना लिया। ठीक है, तो मैं एक आपको टेबल बनवा देती हूँ। ठीक है, उस टेबल से क्या होगा आपके लिए एग्जाम में रिवाइज करना बड़ा आसान रहेगा।
ठीक है, ये डेरिवेशन तो एक एक बार हाथ से निकालोगे तो याद हो जाएगी, क्योंकि मैंने आपको सब में सेम ही स्टेप से करवाया है कि वही पहले सर्किट डायग्राम बनाओ, फिर उसके इंडिविजुअल देखो फेजर क्या बनेंगे, फिर उससे फेजर बनाओ, फिर ओम्स लॉ की इक्वेशन निकालो, फिर वोल्टेज ट्राइंगल, फिर इम्पीडेंस ट्राइंगल, फिर साइन थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा। ऐसे मैंने आपको सबका सेम करवाया इसीलिए, ताकि आपको एक बार प्रोसीजर याद हो जाए, आप इजीली सॉल्व आउट कर लोगे। एक टेबल बना लेते हैं ताकि एग्जाम में क्विक रिवीजन के लिए वो टेबल आपके काम आ जाएगी। ठीक है, चलो फिर एक बार एक फटाक से एक टेबल बना लेते हैं। ठीक, जिसमें फर्स्ट कॉलम रखते हैं एलिमेंट, सेकंड रखते हैं फेज एंगल, फिर रखते हैं पावर फैक्टर। ठीक है, अब याद है आपको मैं साइन थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा निकला रही थी। ठीक है, तो जो मैं कॉस थीटा निकाल रही थी ना, वो होता है अपना पावर फैक्टर। क्या होता है अपना पावर फैक्टर। ठीक है, इसलिए निकला रही थी आपसे। ठीक, मैंने इसलिए तीनों ही निकला दिए, साइन थीटा भी निकला दिया, कॉस थीटा निकला दिया, टेन थीटा भी निकला दिया। ठीक है, और जहाँ पे कॉस थीटा बहुत इंपॉर्टेंट है उसको अपन बोलते हैं पावर फैक्टर। ठीक, अब देखो अपन सबसे पहले देखते हैं रेजिस्टिव एलिमेंट वाला, प्योर रेजिस्टिव सर्किट के अंदर केस में। हाँ जी, क्या फेज एंगल था वी और आई के बीच में? कुछ भी नहीं था, 0 डिग्री था। भाई दोनों के बीच में कोई फेज ही नहीं है, दोनों सेम फेज में, तो एंगल कितना है? 0। तो कॉस 0 कितना होता है? 1। हाईएस्ट वैल्यू होती है पावर फैक्टर की 1। इससे ज्यादा नहीं होता, इससे कम तो होता ही है, इससे ज्यादा नहीं होता। मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो वो अपने को कब मिलती है? जब अपने पूरे सर्किट के अंदर, इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर प्योरली रेजिस्टिव एलिमेंट हो और कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट ना हो। ठीक है, अब चलते नेक्स्ट एलिमेंट इंडक्टिव। कितनी वी और आई के बीच में कितना एंगल था वोल्टेज और करंट के बीच में? 90। तो cos 90 कितना होता है? 0। पावर फैक्टर इन केस ऑफ प्योर इंडक्टिव सर्किट कितना होगा? 0। ठीक है, हाँ जी, कैपेसिटेंस में भी V और I के बीच में एंगल 90 था, तो अगेन cos 90 क्या होता है? 0। तो प्योर कैपेसिटिव सर्किट के अंदर भी अपना पावर फैक्टर कितना होगा? 0। ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, पूछा जाता है बहुत बार अपन से एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस। ठीक है, अब आरएल सर्किट आ गया। ठीक है, फेज एंगल क्या होगा? मैंने आपको बताया था कि डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट। ठीक है, तो ये हो गया अपना कॉस थीटा। और मैं आपको बता दूं कि आरएल सर्किट के लिए जो मेरा थीटा आता है वो लेस देन 0 आता है। तो इसीलिए सीरीज आरएल सर्किट के अंदर हमारा पावर फैक्टर क्या होता है? लैगिंग। क्या होता है? लैगिंग। ठीक है, आरसी सर्किट अगेन डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट, कि वोल्टेज और करंट की क्या वैल्यू उस पर डिपेंड करेगा कि अपना फेज एंगल कितना आएगा। लेकिन यहां पे जो कॉस थीटा होता है वो कैसा रहेगा? लीडिंग। इसका वैल्यू 0 से बड़ा आता है। ठीक है, वो तो आप क्वेश्चन देखोगे तो ही आपको समझ में आ जाएगा। हमने तो इतने क्वेश्चंस ट्राई किए हुए, इतनी चीजें पढ़ी हुई, इसलिए हमको तो जनरलाइज याद है कि ऐसा होता है। इसीलिए मैंने आपको टेबल बनवा दी ताकि आपको याद रहे। कभी भी क्वेश्चन आए, कभी क्वेश्चन क्या होता है अपने को समझ में नहीं आता, लीडिंग लैगिंग आंसर समझ में नहीं आता। ठीक है, तो अपने को यदि ऐसे पता हो कि भाई आरएल सर्किट है, आरएल सर्किट में मैम ने बताया था कि कॉस थीटा की वैल्यू लेस देन 0 आएगी, तो इसका मतलब लैगिंग होगा। तो आपको इतना तो पता है, आंसर कुछ भी है लैगिंग तो है, तो अपने को हाफ मार्क्स तो मिल ही सकते हैं कहीं भी। ठीक है, ये आसान अपने लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आसानी हो जाती है। 4 ऑप्शन में जहाँ पे लैगिंग है वो सही है, 2 ऑप्शन जो लीडिंग है वो कैंसिल हो गए, 0 वाला कैंसिल हो गया, तो हो सकता है एक ही ऑप्शन रह जाए। तो वो तरीके होते हैं इन सब के लिए। ठीक है, अब आरएलसी सर्किट, अब इसके अंदर केस बनेगा। एक तो हो गया जब एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी है। जब एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी होगा तो ये कौन सा केस बनेगा? इंडक्टिव। लेकिन जो वैल्यू है फेज एंगल की वो किस पे डिपेंड करेगी? वोल्टेज एंड करंट पे। ठीक है,
और अपना कॉस थीटा क्या होगा, इंडक्टिव है, अभी मैंने आपको बताया इंडक्टिव में क्या होता है, लैगिंग, तो ये अपना रहेगा लैगिंग। सेकेंड केस, जब अपना एक्सएल छोटा होगा एक्सी से, जब एक्सएल छोटा होगा एक्सी से, तो ये अपना कौन सा केस होगा, कैपेसिटिव। फेज एंगल की वैल्यू डिपेंड्स करेगी वोल्टेज और करंट पे। है ना, वोल्टेज और करंट पे डिपेंड करेगी, तो अपना कॉस थीटा क्या होगा, लीडिंग। तो अपन ने अभी इतनी सारी कहानी पढ़ी, वो मैंने आपको एक पेज के अंदर बता दी। इतनी सारी कहानी पढ़ी ना अपन ने, वो मैंने आपको एक पेज के अंदर बता दी। ठीक है, ऐसे ध्यान रखना है अपने को। ठीक, अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, इन्हीं सर्किट्स की पावर कैसे निकालेंगे। ठीक है, आर की, एल की, सी की, आर एल, आर सी, आर एल सी, इन अब अपन देख रहे हैं इन छयों की अपन पावर कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है पावर इन एसी सर्किट। तो मैं इस पावर इन एसी सर्किट को कैसे एक्सप्लेन करूंगी, इंडिविजुअल एलिमेंट लेके, सीरीज एलिमेंट लेके और आरएलसी तीनों को लेके। ठीक है, तो अब अपन ये चीज़ देखेंगे कि अपना पावर कैसे निकालेंगे अपन एसी सर्किट्स के अंदर।